नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने रविवार के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लेकर के आपके बीच हाजिर है। हमारे मिस्टर मिथिलेश झा जी हैं झारखंड से। इनका सवाल है कि सर आपकी बुक में हर जगह लिखा हुआ है सीएनएस, हम लोग कैसे जज करें कि सीएनएस क्रॉनिक है या एक्यूट है या रनर है। तो मिथिलेश झा जी, हमने क्रॉनिक शब्द का या एक्यूट शब्द का या रनर शब्द का प्रयोग सीएनएस के फार्मूले में नहीं दिया है जहां पे हमने किसी रोग की चर्चा की है। और ये चर्चा हमारे आने वाली कैंसर की बुक में या हीमोफीलिया की बुक में या मेल फीमेल के विभिन्न सेक्सुअल डिजीज के रूप में भी आपको मिलेगा कि सीएनएस का प्रयोग वहां भी बताया जाएगा। सीएनएस का चयन आपको कैसे करना है, ये रोगी की कंडीशन को देखते हुए, रोगी की करंट शिकायत पर अगर आपको लगता है कि रोगी का रोग एक्यूट है तो आप एक्यूट सीएनएस को चयन कर लीजिए। अगर आपको लगता है रोगी का रोग बहुत पुराना है तो आप क्रॉनिक चयन कर लीजिए। अगर आपको लगता है 2-4 दिन वाला रोग लेके आया है तो आप रनर का कर लीजिए। ये बहुत कॉमन सी बात है। और दूसरी बात यह है कि मेरी किताब में जो फार्मूले लिखे गए हैं 20-20 ड्रॉप, 10-10 ड्रॉप या 3-3 फार्मूले लिखे गए, हमारे कई साथी कंफ्यूज कर जाते हैं। सर आपने 3 फार्मूले दिए, 4 फार्मूले दिए, तो क्या रोगी को पहली बार आएगा तो पहला फार्मूला, फिर दूसरी बार आएगा तो दूसरा फार्मूला, या तीसरी बार आएगा तीसरा फार्मूला? जी नहीं। अगर मैंने किसी रोग में आपको 3 फार्मूले दिए हैं या 4 फार्मूले दिए हैं तो उसको ये मान के चलें कि आपको 3 शीशियाँ बनानी है, 4 शीशियाँ बना करके पेशेंट को 4 शीशी देनी है। वो चारों ही फार्मूले या तीनों ही फार्मूले या दोनों ही फार्मूले रोगी को उसी समय बना करके अलग अलग शीशियों में देना है और बराबर रेशियो में देना है। अगर लिखा है 4 दवाएं और आगे लिखा है 10-10 ड्रॉप तो आपको चारों दवाओं का 10-10 ड्रॉप पहले 30 ml की डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, फिर जो बचता है उसमें डिस्टिल वाटर डाल दीजिए, फिर रोगी को आपको शीशी पकड़ा दीजिए। अब रोगी के शरीर को आप देखें, रोगी की रोग की गंभीरता को आप देखें और फिर उसको देने वाला डोज आप तय करेंगे। मैंने आपको 30 ml में कितने बूंद डालेंगे उस रोग से संबंधित, वो मैंने आपको एक जनरल फार्मूला दिया है। हमारे एक साथी ने सवाल किया कि सर कैंसर की दवा बता दीजिए। मैंने कहा कैंसर कहाँ है? बोले गले में है। मैंने कहा ये बताइए गले का कैंसर आप कैसे जज करते हैं, गले में कैंसर कहाँ है, किस रूप में है, कैसे है? कैंसर का एक सटीक फार्मूला या किसी भी रोग का एक सटीक फार्मूला, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे रोगी पर काम कर जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोगी का वीडियो कॉल करा दिए। मैं रोगी की फिजिकल कंडीशन देखता हूँ, रोगी दुबला है, पतला है, मानसिक रूप से कैसा दिख रहा है, शारीरिक रूप से कैसा दिख रहा है, उसका वजन कितना लग रहा है, उसकी उम्र कितनी लग रही है, उस हिसाब से हम फार्मूलों को चेंज करते हैं। मेरी बुक में दिया गया फार्मूला एक जनरल सामान्य फार्मूला है जो हर रोगियों पर काम नहीं करेगा। अगर आपने 10 रोगियों पर उस फार्मूले को दिया तो हो सकता है 6 को काम करे, 4 को काम ना करे। तो 4 को काम वो इसलिए नहीं करेगा कि 4 की शारीरिक दशा अलग अलग है, उनकी फिजिकल कंडीशन अलग अलग है और ये आपको तय करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे रोगी को 20 बूंद पिलाना है कि 10 बूंद पिलाना है कि 2 ही बूंद देना है। हमने आपको 30 ml का फार्मूला दे दिया और वो फार्मूला एक प्रिस्क्राइब फार्मूला है जो कम से कम 100 रोगियों पर आजमाया जा चुका है मेरे द्वारा, जो मेरे अनुभव में आया है। हालांकि बहुत से साथी गलतफहमी में रहते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव रोगी देखते नहीं और इन माई एक्सपीरियंस की किताब लिख देते हैं और लोगों को भाषण देते हैं। जो लोग नहीं मानते उनके लिए भी ये देखिए, ये दवा पैक है, मेरी तरफ से कुरियर जा रहा है और ये जा रही है दवा सतना। इसी तरीके से ये भी दवा पैक होकर के जा रही है और ये जा रहा है सिंहपुर झारखंड। अब जिन लोगों को कल यहाँ से दवा हैदराबाद गई है, अलीगढ़ दवा गई है और इटावा दवा गई है। अब जिन लोगों को पसंद आता है कि दवा मैं ही करूँगा तो मुझसे वो कुरियर भी मंगा लेते हैं, बाई पोस्ट मंगा लेते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं निकटतम चिकित्सक को उसके संपर्क में दे दूं और चिकित्सक वहीं से दवा दे दे। तो क्रॉनिक, एक्यूट और रनर का चयन आपको करना है। 30 ml के फार्मूले के बाद रोगी को कितना डोज देना ये भी चयन आपको करना है। आज चूँकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, किसी रोग पर चर्चा नहीं, साथ ही आपके सवालों के जवाब को मैं विस्तृत दे रहा हूँ। हमारे एक साथी हैं मिस्टर MD खान, जो खांडवा से हैं, मध्य प्रदेश से। इन्होंने कहा सर अगर IDC कमेटी ने मान्यता के लिए संस्तुति कर दी और भारत सरकार ने मान्यता दे दी तो किस संस्था की विद्यार्थियों को सरकार वैलिड मानेगी? आज सवाल बड़े मज़ेदार हैं और जवाब भी उसी के अनुरूप में दे रहा हूँ। MD खत्री साहब, आपको बता दूं कि
सरकार जब भी मान्यता देती है तो चिकित्सा पद्धति को मान्यता देती है, किसी संस्था को या किसी डिग्री को मान्यता नहीं देती है। मान्यता देने के बाद सरकार उस चिकित्सा पद्धति के पूर्व के प्रशिक्षित साथियों को एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर देगी। ये भी हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने का रिफ्रेश कोर्स करा दे या ना भी कराए, ये सरकार की अपनी मंशा है। चूँकि 5 लाख से ऊपर चिकित्सक है तो कितना रिफ्रेश कोर्स कराएंगे या क्या कराएंगे, या ये उनकी मंशा है। लेकिन मान्यता वो चिकित्सा पद्धति को देगी। इस नाते ABCD अगर 4 संस्थाओं में 4 लोग पढ़े हैं तो मान्यता A वाले संस्था के भी स्टूडेंट की होगी, B वाले की भी होगी, C वाले की भी होगी, D वाले की भी होगी। ये कोई ना समझे कि जितने प्रपोजलिस्ट गए हैं उन्हीं की संस्थाओं के विद्यार्थियों को मान्यता मिलेगी, या सरकार किसी एक पर्टिकुलर खास संस्था को मान्यता देगी। सरकार संस्था को मान्यता नहीं देने जा रही है, सरकार इलेक्ट्रोहोमोपैथी को मान्यता देने जा रही है। और इलेक्ट्रोहोमोपैथी से संबंधित हर व्यक्ति तब मान्य होगा, मान्यता प्राप्त कहा जाएगा जब सरकार की जिस दिन मोहर लग जाएगी। इस तरह ये दिमागी टेंशन निकाल दीजिए। तो आप ये मान के चलें कि ये मान्यता सरकार इलेक्ट्रोहोमोपैथी को देगी। IDC कमेटी मान्यता की संस्तुति इलेक्ट्रोहोमोपैथी के लिए करेगी, ना कि किसी प्रपोजलिस्ट के नाम से करेगी कि इनकी संस्था को मान लिया जाना चाहिए। मान्यता किसी को नहीं देगी, ना डॉक्टर V कुमार को देगी, ना नरेंद्र अवस्थी को देगी, ना सेठिया को देगी, ना वो जगदल को देगी, ना परविंदर पांडे को देगी, ना वो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को देगी। मान्यता देगी इलेक्ट्रोहोमोपैथी को, और उससे जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बुधवार को। तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।